नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसमें स्ट्रेटजी पर, प्लानिंग पर, मीडिया पर, प्रचार पर और सीट शेयरिंग पर बात होगी। लेकिन इस सब पर बात करें उससे पहले आज 2 खूबसूरत वीडियो, खासतौर से एक खूबसूरत वीडियो आया दुबई से। दुबई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, वो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से विदेश यात्रा पर हैं और वो थी दुबई में। दुबई एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से। बहुत खूबसूरत सी मुलाकात है, बहुत छोटी सी मुलाकात है। रानिल विक्रमसिंघे ने उनको नमस्कार किया, बात की और फिर कहा बहुत ही प्यार से कि कैन आई आस्क वन क्वेश्चन टू यू? क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो ममता दी ने कहा श्योर। रणनील विक्रमसिंघे ने पूछा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो आप इंडिया गठबंधन बना रही हैं, जो गठबंधन बना हुआ है, इसका लीडर कौन है? क्या आप उसकी लीडर हैं? ममता बनर्जी हंसी, मुस्कुराई, उन्होंने कहा ओह माय गॉड। तो उन्होंने पूछा क्या आप इसकी लीडर हैं? तो उनका पीपल विल डिसाइड। पीपल विल डिसाइड कि हु विल बी द लीडर ऑफ इंडिया। विपक्षी दलों की गठबंधन का ये खबर आई थी दुबई से। बहुत अच्छा सा वीडियो, आपको वक्त मिले और आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। इससे पहले कल जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह साहब, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, सबसे ताकतवर हैं, सबसे कॉम्पिटेंट हैं। खैर इसमें तो कोई शक नहीं है, इस पर तो कोई सवाल हम नहीं कर रहे कि उनकी कॉम्पिटेंस पर क्या बात है। लेकिन अब 2 प्रधानमंत्री उम्मीदवार करीब-करीब तय हो गए। एक नीतीश कुमार साहब जेडीयू की तरफ से और एक ममता बनर्जी जिन्होंने कहा पीपल विल डिसाइड। उन्होंने नो नहीं कहा, नो, नो, नो नहीं बोला। उन्होंने कहा ओह माय गॉड, पीपल विल डिसाइड। दूसरी बार दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा। आज जब बैठक हो रही है उससे पहले कल शाम को मुंबई में बैठक हुई शरद पवार के घर पर, जिसमें शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे भी 90 मिनट तक वो बातचीत चली, वो बैठक भी हुई। तो वहाँ पर क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर बात हुई या कुछ और बात हुई, ये अलग चर्चा है। लेकिन अब बैठक हो रही है तो इसमें क्या बातें होंगी, ये चौथी बैठक है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो ये पहली बैठक है। इसमें 3 लोग नहीं आ रहे, लल्लन सिंह नहीं आ रहे। टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को आना था तो उनकी ईडी से पूछताछ हो रही है, तो कहा गया टीएमसी की तरफ से कि बीजेपी और ईडी अभिषेक बनर्जी को नहीं आने देना चाहती, तो वो भी नहीं है टीएमसी से। और सीपीआई-एम उसने अभी तक अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि या नुमाइंदा तय नहीं किया, इसलिए वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा। अब इसके बाद बातचीत होगी कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि क्या-क्या किया जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। 3-4 महीने हो गए हैं इस इंडिया गठबंधन को बने हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिस पर विपक्षी गठबंधन में विपक्षी दल बार-बार मांग कर रहे हैं सीट शेयरिंग की, उस पर कोई बात अभी आगे नहीं बढ़ी है। खासतौर से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल साहब, दोनों लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात हो जाए। 5 बड़े राज्यों में खासतौर से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, वहाँ पर सीट शेयरिंग का मसला है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उनमें कैसे सीट शेयरिंग होगी और दूसरी तरफ क्या बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। जेडीयू भी वहाँ पर से चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस का करीब-करीब तय हो गया कि कौन-सी सीटों पर लड़ेंगे। इसी तरह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जो है, जिसमें एनसीपी है, शरद पवार साहब की, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और कांग्रेस है, इन तीनों ने भी करीब-करीब तय कर लिया कि किस तरह से लड़ेंगे। मुश्किल आ रही है पंजाब और दिल्ली में, जहाँ पर आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों हैं, उनमें सीट शेयरिंग कैसे होगी, क्या मुश्किल होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो कांग्रेस का खाता आगे है, यानी वो दूसरे नंबर पे ज़्यादा सीटों पर है या जीती है सीटें। और विधानसभा को देखें तो विधानसभा में दोनों जगह आम आदमी पार्टी का कब्जा है एक तरह से, और कांग्रेस बिल्कुल तरह साफ हो गई। इसी तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर मुश्किल है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल का जो रिश्ता है, तालमेल है, वो तो हो सकता है, लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज के लिए सीट छोड़ रही है और कितनी सीट छोड़ रही है और कौन सी सीट छोड़ रही है, या वो ये करना चाहती है कि तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस के लिए सीट छोड़ दे और कांग्रेस अपने हिस्से से वो सीट दे दे। खैर इस सब पर अभी बातचीत होनी है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं हुई है। मुझे याद आ रही थी बात की बार-बार विपक्षी गठबंधन 1977 की बात कर रहा था, 1975 की इमरजेंसी के दौरान जब सब लोग जेल में थे, उसके बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में
विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हुई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ और चुनाव जीता था और जनता पार्टी ने 298 सीटें जीती थी और 300 से ऊपर पूरे गठबंधन को सीटें मिली थी। ऐसा ही प्रयोग वो यहाँ करना चाहते हैं, एक साझा उम्मीदवार विपक्षी गठबंधन इस बार भी 2019 के चुनाव में करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकली या राजनीति गणित के हिसाब से देखा जाए, स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसका नतीजा अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या ये मुमकिन हो रहा है? पिछले 4 महीने में कोई बात नहीं हुई। यदि 1977 को मैं याद करूँ, तो जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री थी, उन्होंने चुनावों का अनाउंसमेंट किया, घोषणा की, उसके 1 हफ्ते के अंदर सभी जो दल थे, मोटे तौर पर वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपनी रणनीति बनाना तय किया। इस हद तक स्पीड थी कि इंदिरा गांधी खुद चौंक गई कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं की है चुनावों का ऐलान करके। सही भी साबित हुआ बाद में कि इंदिरा गांधी की ये गलती साबित हुई, राजनीतिक गलती, कि वो वहाँ पर चुनाव उन्होंने अनाउंस कर दिए। उनको कहा गया था कि चुनाव वो जीत जाएँगे क्योंकि विपक्षी पार्टियाँ तो कोई है नहीं और एकजुट होंगी नहीं। लेकिन यहाँ इससे उलट है, 3-4 महीने बाद भी अभी पटरी पर नहीं आया है इंडिया गठबंधन, ऐसा लगता है। आलोचना की बात नहीं है लेकिन फैक्ट है और लगातार अलग-अलग बात कर रहे हैं। और अभी सीट शेयरिंग की बात आती है, उससे पहले एक और बड़ा विवाद हो गया जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हथियार मिल गया है इंडिया गठबंधन को पर हमला करने के लिए, वो है सनातन का। तमिलनाडु में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन, जो स्टालिन मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, उन्होंने सनातन को लेकर बड़ा बयान दिया था। कुछ कहा डेंगू, मलेरिया, ये वो, और उसको खत्म करना है, विरोध नहीं करना है। फिर उसके बाद उनके भी एक बड़े और नेता हैं ए राजा साहब, जो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, यूपी सरकार में भी मंत्री रहे, उन्होंने उसे एचआईवी बता दिया, एड्स बता दिया। फिर शिक्षा मंत्री आए, उन्होंने भी कुछ उसकी आलोचना की। तो लगातार इस पर मसला बढ़ता जा रहा है। प्रियांक खरगे हैं, मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे ने भी कुछ ऐसा बोला है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा हथियार मिल गया है। हालांकि कांग्रेस ने शुरू में अपनी तरफ से असहमति जताते हुए कहा था कि उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे पूरे गठबंधन के खिलाफ मसला बना रही है और वो कह रही है कि जो इंडिया गठबंधन है वो सनातन के खिलाफ है, सनातन के विरोध में है, तो इसका नुकसान होगा। बताया गया मुझे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ साहब इससे बड़े नाराज हैं। भैया इसको मामले को जल्दी निपटाओ क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई एंटी वोट मिल नहीं सकता हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम वाला पोलराइजेशन वहाँ नहीं हो सकता। तो हिंदू वर्सेस हिंदू है और वो अपने बजरंग बली और पंडित प्रदीप शर्मा और बागेश्वर महाराज को कथा कराने के बाद सनातन के विरोध में खड़े होते नहीं दिखना चाहते। छत्तीसगढ़ की भी कमोबेश यही हालत है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है और जो दूसरे गठबंधन है उन्होंने भी इस पर साफ नहीं किया। ममता बनर्जी ने हालांकि अपनी असहमति जाहिर कर दी है। अरविंद केजरीवाल साहब भी परेशान है, वो भी एंटी सनातन या एंटी हिंदू इमेज के साथ नहीं आना चाहते। तो क्या जो बैठक हो रही है उसमें पहले इस सवाल का हल ढूंढा जाएगा कि सनातन के विरोध में विपक्षी गठबंधन रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, या इससे कैसे वो निपटेगा, कैसे डील करेगा भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के खिलाफ। क्या वो डीएमके को कहेगा कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाएं, या डीएमके को साथ लेकर किस तरह से क्या वो सनातन विरोधी जो इमेज है कि भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है उसके साथ चुनाव में जाना चाहता है। ये बड़ा मसला है। इसके बाद सीट शेयरिंग की बात होगी। बताया गया कि जो इंडिया गठबंधन है उसने पूरे देश के राज्यों को 4 श्रेणियों में, 4 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी में वो 5 राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है, झारखंड है और महाराष्ट्र है, जहाँ पर 212 सीटें, उसमें से 180 सीट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहाँ पर 212 में से 180 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं इन 5 राज्यों में। कितना मुश्किल होगा ये मुकाबला कि इन 180 सीटों में से कैसे भारतीय जनता पार्टी से सीटें छीनी जाएगी। हालांकि 2019 के बाद कुछ स्थिति बदली है। 2017 में जहां समाजवादी पार्टी के पास केवल 47 विधानसभा सीटें थी, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 111 हो गई। 2019 में जो लोकसभा है उसमें भी बीएसपी एसपी ने मिलकर ठीक ठाक सीटें जीत ली थी। तो क्या इसका फायदा होगा? और खासतौर से अभी वो ज्यादा उत्साहित हैं जब घोसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। बिहार में भी ठीक ठाक स्थिति है। जेडीयू ने बीजेपी से अलग होने के बाद आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया और उस गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, वहां भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बात रही कर्नाटक की, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सरकार तो एनडीए की है, लेकिन जो महाविकास जो अगाड़ी
गठबंधन है शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का, वो भी ठीक-ठाक है। शरद पवार, उद्धव जोड़ी कांग्रेस के साथ मिलकर ठीक कर रही है और उन्होंने सीट शेयरिंग का मामला भी शायद सुलझा लिया है। कर्नाटक में उत्साहित है कांग्रेस क्योंकि वहाँ उन्होंने सरकार बनाई है अभी विधानसभा चुनाव में और उसे उम्मीद है कि लोकसभा में भी वो इस नतीजे को दोहरा लेगी। दूसरी कैटेगरी की बात करें, दूसरी कैटेगरी में वो राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ है। यहाँ सबसे कमजोर स्थिति है। 170 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को मिली हैं। तो यहाँ पर इस लड़ाई को कैसे निपटेगी, कैसे सीट शेयरिंग होगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर सहयोगी दल इन राज्यों में नहीं है। तो क्या कांग्रेस इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी से मजबूत लड़ाई लड़ सकती है? तीसरी श्रेणी में वो राज्य हैं जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ तीनों जगह जो सरकार है वो सरकार न तो एनडीए के साथ है और ना इंडिया के साथ है। तो यहाँ पर किस तरह की गठबंधन के जो सीट शेयरिंग होगी वो किस तरह से तय की जाएगी, क्या रणनीति होगी इन जगह पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। चौथी कैटेगरी है जिसमें ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि इन राज्यों में जो विपक्षी गठबंधन के दल हैं वो ही आमने सामने हैं। तो वो कैसे लड़ेंगे, वहाँ पर कैसे सीट शेयरिंग होगी और क्या वो विधानसभा से अलग जाएंगे, लोकसभा के लिए साथ चलेंगे। आज भी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो विधानसभा के लिए नहीं, ये गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए है। तो उनमें से ऐसे राज्य हैं, पंजाब है, दिल्ली है जहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मसला है, पश्चिम बंगाल है जहाँ पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के साथ लेफ्ट का झगड़ा है, केरल में लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस है और गोवा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर सीट शेयरिंग का मसला है। इस सीट शेयरिंग को कैसे इंडिया गठबंधन निभाएगा, कैसे हल करेगा इस सॉल्यूशन को, ये एक बड़ी मुश्किल का काम है। इस पर काम होना, और इसके साथ साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी सर पर आ गए हैं। तो क्या दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं कि विधानसभा चुनावों में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ें और उसके तुरंत बाद आम चुनावों में साथ मिलकर लड़ें। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आज हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति तय कर रहे हैं, उम्मीदवार तय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बाजी मार ली है, कुछ उम्मीदवारों के नाम ऐलान करके। बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी कुछ उम्मीदवारों के नाम, करीब करीब 50 उम्मीदवार, यानी 200 में से 50, 1/4 उम्मीदवार जो हैं उनके नामों का ऐलान आज या कल में कर दिया जाएगा। इस बैठक के बाद कल और परसों तो 2 दिन लंबी बैठकें राजस्थान के नेताओं के साथ हुई है, उसमें काफी हद तक मसला सुलझ गया है। इससे पहले जो बैठक हुई थी मुंबई में हुई थी 31 अगस्त और 1 सितंबर को, विपक्षी गठबंधन, उसी में 5 कमेटियां बनाई गई थी। उसी में से एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सबसे बड़ी है, उसकी बैठक आज हो रही है। प्रचार की कमेटी अलग है, मीडिया की कमेटी अलग है, वो सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो निटी ग्रिटीज पर तो बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन जो बड़ा मुद्दा है, 2 मुद्दे हैं आज की तारीख में। एक राजनीतिक मुद्दा है सनातन को लेकर विपक्षी गठबंधन का क्या स्टैंड है, क्या वो डीएमके को अलग करना चाहता है, अलग थलग करना चाहता है या उससे हाथ धोना चाहता है, क्योंकि डीएमके दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, 23 एमपीज हैं उसके लोकसभा में, कांग्रेस के 50 से ज़्यादा हैं और दूसरे नंबर पर है डीएमके। तो क्या उसका साथ छोड़ा जा सकता है या उनको समझाया जा सकता है कि वो इस तरह के बयान ना दे, क्योंकि डीएमके की स्थानीय राजनीति के लिए वो बयान उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं और वो राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या असर देख रहे हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, क्या वो बैकफुट पर जाना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा है सीट शेयरिंग का। खास तौर से मैंने कहा जिन चौथी कैटेगरी के जो राज्य हैं जहाँ पर आपस में विपक्षी गठबंधन के जो दल हैं उनको मुकाबला करना है, वहाँ सीट शेयरिंग कैसे होगी, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, वो केरल हो, वो पश्चिम बंगाल हो और गोवा हो, इन सब राज्यों में किस तरह से सीट शेयरिंग की जाएगी और क्या कुछ और दलों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन क्या कुछ और लोगों की तैयारी कर रहा है। घोषी के नतीजे बता रहे हैं कि अगर बीएसपी उनके साथ आ जाती, जैसे 2019 में भी हुआ था, तो शायद नतीजे और बेहतर हो सकते थे। तो 2024 के लिए क्या मायावती यानी उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाया जा सकता है या बीजेपी से कम इतना किया जा सके कि वो बीजेपी से दूरी बनाकर रखे। लेकिन उसमें एक आशंका बार बार बनी रहती है कि जब बीजेपी से दूरी बनाती है बीएसपी यानी मायावती, तो जब जहां पर बीएसपी का उम्मीदवार नहीं होता तो उनका वोटर मोटे तौर पर बीजेपी को वोट करता है, तो इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा होता है। क्या इस तरह की रणनीति मायावती जी अपनाना चाहती, क्या कोई बैकडोर चैनल से मायावती के साथ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है?
क्या उत्तर प्रदेश में दोबारा से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है? मैं देख रहा हूँ कि 50 सीटें जो दूसरे नंबर पर रही, उसमें से 38 सीटें पर बीएसपी है और समाजवादी पार्टी है। तो इन दोनों के बीच में किस तरह से सीट शेयरिंग हो सकती है? क्या वो तैयारी कर सकते हैं? और अगर बीएसपी उनके साथ नहीं आएगी, तो जो समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीट जीतने की उम्मीद है, उसमें क्या नुकसान हो सकता है? क्या बीएसपी का वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है, दलित वोट? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सब बातों को ध्यान रखना है। एक चर्चा और हो रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दलित नेता के तौर पर उनकी छवि है और इसका असर उत्तर प्रदेश में बहुत होगा। उनके लिए 2 सीटों की बात की गई, इटावा और बाराबंकी। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस की सीट नहीं है, दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी ये दोनों सीटों में से कोई सीट देने के लिए तैयार होगी? और इटावा तो उनका गृह क्षेत्र माना जाता है शिवपाल सिंह जी का, मुलायम सिंह यादव का, तो क्या वो पार्टी उस सीट को देना चाहती है? और दूसरी मुश्किल है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित लीडर के तौर पर, दलित लीडर हैं ही, अगर वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मायावती जी इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि मायावती की राजनीति में किसी दूसरे दलित नेता के लिए कोई जगह नहीं है। यदि कोई उनको साथ आना है, तो वो मायावती जी की लीडरशिप में आना है। मायावती जी को चैलेंज करते हुए, मायावती जी से बड़ा होकर कोई दलित लीडर उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति नहीं कर सकता। मायावती जी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती, मोटे तौर पर ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो ये भी सवाल हो रहा है कि क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, वायनाड छोड़कर, या वायनाड के साथ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो फिर से स्मृति ईरानी को चुनौती दे सकते हैं? क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना चाहती हैं? क्या नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, या वो नया क्षेत्र तलाश रहे हैं ताकि दूसरी भूमिका बनाई जा सके? कुछ चर्चा हो रही है कि दक्षिण भारत से भी नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए दक्षिण भारत में अभी एनडीए, खासतौर से बीजेपी की एंट्री नहीं हो पाई है। तो दक्षिण भारत में यदि वो उम्मीदवारी करते हैं, तो क्या उसका फ़ायदा एनडीए और बीजेपी को होगा? ये सब भी चर्चा चल रही है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी झगड़े हैं, लड़ाई है, उसका फ़ायदा क्या इंडिया गठबंधन उठा सकता है? क्या इन 5 राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को इंडिया गठबंधन अपने साथ रख सकता है? क्योंकि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अभी भी उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव के वक़्त उनकी सरकार बनी थी, आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या इन तीनों राज्यों में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है, या तीनों राज्य उसके हाथ से निकलने वाले हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में कांग्रेस जो है, अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा होनी है, अलग-अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी होनी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर सभी लीडर्स अपने आप को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मानेंगे और शाहरुख खान के अंदाज में कहेंगे कि मैं हूँ ना, तो इस फ़िल्म के हिट होने में थोड़ा-सा शक पैदा होने लगेगा। अभी इंडिया गठबंधन का मतलब है कि सिंगल हीरो की फ़िल्म नहीं, एक मल्टी स्टारर फ़िल्म होनी चाहिए, अमर अकबर एंथोनी की तरह से। अमर अकबर एंथोनी भी बहुत हिट हुई थी, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं हूं ना ही बनाया जाए। क्या विपक्षी गठबंधन अमर अकबर एंथोनी की तरह से एक मल्टी स्टारर फ़िल्म बनाना चाहता है? क्या उसके लिए तैयार है? इस सब पर चर्चा हो ही रही होगी इंडिया गठबंधन में भी। हमने सोचा कि हम भी इस पर चर्चा कर लें। इसलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए, जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।